ताजमहल, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक ही तस्वीर आती है। संगमरमर से बनी एक खूबसूरत इमारत जो प्यार की निशानी है। पर जो हम जानते हैं, क्या वो पूरी कहानी है? चलिए, आज हम उस पोस्टकार्ड वाली तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी पूरी हकीकत को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस मशहूर प्रेम कहानी से जिसकी वजह से ये बना। फिर देखेंगे कि इसकी बनावट में कैसे कैसे राज छुपे हैं। और हाँ, उन कहानियों और विवादों पर भी बात करेंगे जो हमेशा इसके साथ जुड़े रहे हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज ये खूबसूरत इमारत किस खतरे में है और इसे बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। कहते हैं हर बड़ी इमारत के पीछे एक बड़ी कहानी होती है, और ताजमहल के मामले में ये कहानी है प्यार की, गम की और एक बादशाह के वादे की। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को जानते हैं जो इन पत्थरों में तराशी गई है। ये कहानी है 17वीं सदी के मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की। जब 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई तो कहते हैं कि शाहजहां पूरी तरह टूट गए थे। और उसी गम में उन्होंने एक कसम खाई कि वो मुमताज के लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में न कभी किसी ने देखा हो, न कभी कोई देख पाए। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, 1632 में इसका काम शुरू हुआ और इसे बनने में 20 साल से भी ज्यादा लग गए। 20,000 से ज्यादा कारीगर दूर दूर से, मतलब सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट से बुलाए गए थे, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इस सपने को सच करने में। और फिर आखिरकार 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और इतिहास में इसकी जगह हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो गई। पर ताजमहल की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। असल में ये तो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक ऐसा जादू है जिसमें कई राज छुपे हैं। इसे बनाने वालों ने जानबूझकर कुछ ऐसे भ्रम पैदा किए हैं जो देखने वालों की आंखों को धोखा दे जाते हैं और एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। जैसे कि ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन। जब कोई मेन गेट से ताजमहल को पहली बार दिखता है ना, तो वो बहुत ही विशाल और एकदम पास लगता है। पर मजे की बात यह है कि जैसे जैसे लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो उनसे दूर जाता हुआ या कह सकते हैं छोटा होता हुआ महसूस होता है। ये एक कमाल का दिमागी खेल है, ताकि पहली नजर में ही इसकी शान और भी ज्यादा बढ़कर दिखे। अच्छा, एक और राज है इसकी 4 मीनारों में। ये जो मीनारें एकदम सीधी खड़ी दिखती हैं, असल में वो सीधी हैं ही नहीं, उन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी कोई जबरदस्त भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी, अंदर मकबरे पर नहीं। मतलब खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और ये चालाकी सिर्फ मीनारों तक ही नहीं है। ताजमहल के बड़े बड़े दरवाजों पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं, उनमें भी एक ट्रिक है। नीचे से ऊपर तक देखने पर सारे अक्षर एक ही साइज के लगेंगे, है ना? पर असल में जो अक्षर जितना ऊपर है उसे उतना ही बड़ा बनाया गया है। ये इतनी सटीक कैलकुलेशन है कि नीचे जमीन से देखने पर सब कुछ एक बराबर नजर आता है। कमाल है ना? अब जहाँ इतनी शोहरत हो वहाँ कहानियाँ और किस्से तो बनते ही हैं। ताजमहल के साथ भी ऐसा ही है। इसके बारे में बहुत से मिथक और किंवदंतियां हैं, पर सवाल ये है कि इनमें से सच क्या है और अफसाना क्या। चलिए जरा सच और झूठ को अलग करके देखते हैं। सबसे मशहूर और सबसे खौफनाक कहानी तो यही है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी खूबसूरत इमारत दोबारा कभी ना बन सके। पर क्या इस दिल दहला देने वाली कहानी में कोई सच्चाई है भी? देखिए, इतिहासकारों को आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इस बात को सच साबित करे। बल्कि सच्चाई तो ये है कि कारीगरों के लिए ताजगंज नाम की एक पूरी बस्ती बसाई गई थी, जो आज भी मौजूद है, और उनके परिवार आज भी वहां रहते हैं। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? माना जाता है कि कारीगरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था कि वो किसी और बादशाह के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। शायद यही बात वक्त के साथ बदलते बदलते हाथ काटने की खौफनाक कहानी बन गई। अच्छा, एक और बहुत ही रोमांटिक कहानी है काले ताजमहल की। कहते हैं कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ ठीक सफेद ताजमहल के सामने अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। एक सफेद, एक काला, एक दूसरे का अक्स। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सबूत क्या कहते हैं? जब नदी के पार उस जगह की खुदाई की गई तो वहां सिर्फ एक बाघ के निशान मिले,
किसी मकबरे के नहीं। माना यह जाता है कि ये कहानी नदी के पानी में ताजमहल की काली परछाई को देखकर बनी होगी, और उसी परछाई ने एक काले ताजमहल की कहानी को जन्म दे दिया। और एक राज है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ताजमहल के अंदर जो 2 खूबसूरत कब्रें दिखाई देती हैं, वो असल में खाली हैं। जी हाँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें तो ठीक उनके नीचे एक तहखाने में है, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ये तहखाना साल में सिर्फ 3 दिन के लिए उर्स के मौके पर ही खोला जाता है। लेकिन ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा इन कहानियों या मिथकों में नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आज की सच्चाई है। एक ऐसा खतरा जो हमारी आंखों के सामने है और जो इसकी खूबसूरती को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो अब हम इतिहास के रहस्यों से निकलकर आज के एक बड़े संकट की बात करेंगे। ताजमहल का वो दूध जैसा सफेद संगमरमर जिसके लिए वो दुनिया भर में जाना जाता है, वो अब खतरे में है। हमारी आज की दुनिया का पोल्यूशन, एसिड रेन, ये सब मिलकर इस अनमोल खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचिए, एक वक्त था जब ये संगमरमर दूध की तरह चमकता था, और आज इस पर पीले, भूरे और हरे रंग के धब्बे पड़ रहे हैं। ये हालत इतनी बिगड़ गई है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें दखल देना पड़ा और इसे बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहना पड़ा। तो ये धब्बे आ कहाँ से रहे हैं? इसका पीलापन तो आता है आसपास की फैक्ट्रियों और ट्रैफिक के धुएं और एसिड रेन से। और हरे और काले धब्बे, वो तो और भी अजीब वजह से हैं। ये पास में बह रही यमुना नदी में पलने वाले कीड़ों की गंदगी है। नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि जो मछलियां इन कीड़ों को खाती थीं, वो ही खत्म हो गई हैं। तो अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो इसे बचाने की कोशिश भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। और वाकई इस इमारत को बचाने के लिए एक तरह से वक्त के खिलाफ एक दौड़ चल रही है, एक जंग लड़ी जा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। और जानते हैं, ताजमहल को बचाने का एक खास तरीका क्या है? एक पुराना घरेलू ब्यूटी ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल सही सुना। इसे बचाने के लिए इस पर एक तरह का मड पैक फेशियल किया जाता है। स्मिथसोनियन मैगजीन ने भी इसके बारे में लिखा है कि ये वही पारंपरिक तरीका है जो भारतीय महिलाएं सदियों से अपनी त्वचा की चमक लौटाने के लिए इस्तेमाल करती आई हैं। इस प्रोसेस में होता ये है कि संगमरमर पर मुल्तानी मिट्टी का एक मोटा लेप लगाया जाता है। जब ये मिट्टी सूखती है तो वो अपने साथ सारी गंदगी, पोल्यूशन सब कुछ सोख लेती है, और फिर इसे बहुत ध्यान से डिस्टिल्ड वाटर यानी साफ पानी से धो दिया जाता है। ये बहुत मेहनत का काम है और 1994 से कई बार किया जा चुका है। ये ताज की चमक बचाने की लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, एक इमारत जिसे हमेशा के लिए बनाया गया था, आज उसे बचाने के लिए लगातार लड़ना पड़ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि जिस इंसानी तरक्की ने इसे खतरे में डाला है, क्या वही इंसानी सूझबूझ इसे बचा पाएगी? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि अपनी अनमोल धरोहर को बचाने और आज की तरक्की के बीच एक बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। भारत, जो आज दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वो एक अजीब से डेटा वैक्यूम में जी रहा है। एक ऐसा डेटा ब्लैकआउट जिसके नतीजे बहुत गहरे हैं, और आज हम इसी की पर्दे खोलेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, 150 साल। भारत में जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि 150 साल पुरानी एक ऐसी परंपरा है जो कभी नहीं टूटी। सोचिए, 1872 से लेकर हर 10 साल में देश ने खुद को गिना है। और इस परंपरा ने क्या क्या नहीं देखा। बड़े बड़े विश्व युद्ध देखे, देश का दर्दनाक बंटवारा झेला, लेकिन भारत ने अपने लोगों को गिनना कभी नहीं छोड़ा। ये हमारी निरंतरता का एक बड़ा सबूत था। लेकिन अब इतिहास में पहली बार ये अटूट सिलसिला टूट गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जनगणना होती क्या है और इसका पैमाना इतना बड़ा क्यों है? देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनने से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कितने लोग हैं, बल्कि ये भी बताती है कि हम कैसे जीते हैं, क्या काम करते हैं, हमारे घर कैसे हैं और हम देश में कहाँ-कहाँ बसे हुए हैं। मतलब ये देश की एक पूरी की पूरी डिटेल्ड तस्वीर खींचती है। इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। दशकों से भारत की आबादी कैसे बढ़ी है। 1951 में हम 36 करोड़ थे और 2011 तक 121 करोड़ हो गए। ये एक पैटर्न था, एक कहानी थी जो हर 10 साल में आगे बढ़ती थी। लेकिन अब उस कहानी में एक लंबा पॉज आ गया है।
और इसका पैमाना इतना विशाल है कि जरा सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी नाइजीरिया जैसे एक बड़े देश की पूरी आबादी के बराबर है। सच में ये एक देश के अंदर कई देशों को गिनने जैसा काम है। ये पूरी प्रक्रिया 2 बड़े फेज में होती है। पहले देश के हर घर, हर इमारत की लिस्टिंग होती है और फिर दूसरे फेज में हर एक इंसान की जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिससे देश की पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 2021 में होने वाली जनगणना को आखिर बार-बार क्यों टाला गया? चलिए इस अभूतपूर्व देरी के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। 2021 में जनगणना टाल दी गई, फिर 2022 में भी देरी हुई। 2024 में चुनावों की वजह से ये मुमकिन नहीं था और अब नया लक्ष्य 2027 का रखा गया है। देखिए, आधिकारिक तौर पर इसकी वजह कोविड-19 महामारी को बताया गया, लेकिन कई एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि दुनिया के 143 देशों ने महामारी के बाद भी अपनी जनगणना पूरी की। तो फिर और क्या वजह हो सकती हैं? माना जाता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर से इसके जुड़ाव और जातिगत जनगणना को लेकर जो बहस छिड़ी, वो भी बड़े कारण हैं। जाति का सवाल इस देरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 1931 के बाद पहली बार अगली जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल करने की योजना है। इसको लेकर राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा है और ये 2024 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा भी बना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस डेटा ब्लैकआउट की असली कीमत क्या है? जब हम जानते ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है, तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि ये देश के लिए बहुत भयानक है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसका असर हर किसी की जिंदगी पर पड़ रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों पर है। गरीबों के लिए राशन जैसी सरकारी योजनाएं पुराने डेटा पर चल रही हैं, जिसका मतलब है कि लाखों जरूरतमंद लोग इन योजनाओं से बाहर हैं। नीतियां बनाना और शहरों की प्लानिंग करना ऐसा हो गया है जैसे कोई पुराने फटे हुए नक्शे को देखकर नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। और इसका असर हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर भी पड़ रहा है। संसद में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये 1971 की आबादी पर तय है, जो आज की सच्चाई से बहुत दूर है। साथ ही आरक्षण जैसी जरूरी नीतियां भी बिना नए और सटीक आंकड़ों की चल रही हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि बिना सही डेटा के कोई भी अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकती। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, जीडीपी बेस ईयर का संशोधन। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था को मापने के पैमाने को बदलना ताकि वो आज की हकीकत को सही से दिखा सके। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को अपडेट करना चाहता है, लेकिन इस बड़े काम के लिए ताज़ा जनगणना के डेटा की सख्त जरूरत है। इसके बिना देश की आर्थिक तस्वीर अधूरी रह जाएगी। हम ये ठीक से नहीं जान पाएंगे कि डिजिटल इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है या लोगों के खर्च करने का तरीका कितना बदल गया है। तो अब आगे क्या होगा? आइए अब भविष्य की ओर देखते हैं और जानते हैं कि अगली जनगणना जब भी होगी तो वो कैसी होगी और हमारे लिए क्या नए बदलाव लेकर आएगी। अगली यानी 16वीं जनगणना अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इसमें दशकों बाद जाति के आंकड़े शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात, इसी के नतीजों से देश का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर से तैयार किया जाएगा। तो आखिर में सवाल यही है, 16 सालों के इतने बड़े बदलावों के बाद जब भारत को आखिरकार गिना जाएगा, तो हमारे सामने अपने ही देश की कौन सी नई और शायद हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आएगी। ये एक ऐसा राज है जिसके खुलने का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है।